So there are so many interviews जहाँ पे interviewer would not be interested in looking at your code. When you are doing low level design at your organization in general, what I would recommend is that हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। वो नन अदर देन विवेक है। वो को फाउंडर है प्रोग्रामिंग पाठशाला के, एंड वो काफ़ी लोगों को पढ़ा चुके हैं LLD, HLD, DSA। तो प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। वो खुद अमेजोन में रह चुके हैं एंड वो अब प्रोग्रामिंग पाठशाला के फाउंडर है 5 साल से। तो आज हम उनसे काफ़ी अनफिल्टर्ड बात करेंगे कि LLD प्रिपरेशन कैसे करता है। हाय, कैसे हो आप? hey, hi Shreyansh. First of all, thank you for inviting me here, and I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि LLD होता क्या है और LLD इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। So LLD it stands for low level design. तो अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, लेट्स से एनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लेट्स से अमेजोन, तो किसी भी सिस्टम के मल्टीपल व्यूज़ होते हैं. व्हेन यू लुक एट अ सिस्टम फ्रॉम लेट्स से 100 feet व्यू, you look at its high level design, you look at what are the different components in the system, the servers, the load balancers and all these things. When you look at the system थोड़ा पास से, जब सिस्टम को हम थोड़ा पास से दिखते हैं, तो उस केस में वी लुक एट द कोड स्ट्रक्चर इन जनरल, कि क्या इंटरफेसेस हैं, क्या APIs हैं, कोड जो कोड आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लो लेवल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट द कोड. It's all about the code, and low level design does not exist for the purpose of machines. It exists for the purpose of human beings. We follow low level design standards because the code which abides by good low level design is easier for your fellow developers to read, understand and make changes to. ओके, अंडरस्टूड। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया आपने कि लो लेवल डिज़ाइन होता क्या है, अच्छे से समझ पाए हैं ऑडियंस। आप ये बताइए, लोग LLD और HLD में कंफ्यूज होते हैं। LLD होता है लो लेवल डिज़ाइन और HLD होता है हाई लेवल डिज़ाइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे करना होता है? हाई लेवल डिज़ाइन की अगर बात करते हैं तो देयर यू यूजुअली टॉक अबाउट द सिस्टम components, like you talk about कि do you have a cache, what kind of load balancer you have, do you have message queues in your system. You do not usually go about the code architecture. हम इस चीज़ की बात नहीं करते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने इंटरफेसेस हैं, कौन कौन से क्लासेस हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है. वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट. लो लेवल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली. उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि लेट्स से देयर इज़ अ कोड विच इज़ रिटन, पहले से लिखा हुआ है. नाउ इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर इनसाइड इट, then how long is it going to take for you to introduce it? And while introducing it, do you have to strangle your entire code base? Do you have to make changes in different classes? So if that happens, that means your code is fragile. अगर कोड फ्रेजाइल है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अबाइडिंग बाय द डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. तो लो लेवल डिज़ाइन का पर्पस सिंपल सा होता है, टू कीप योर कोड इन अ वे सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू चेंज. ओके, अंडरस्टूड। तो लो लेवल डिज़ाइन ऐसा है कि रिलेशनशिप्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस है लो लेवल डिज़ाइन का, और हाई लेवल डिज़ाइन शायद रेडिस, कैश, डेटाबेस वगैरह ये सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, राइट? एग्जैक्टली. आप ये भी बताइए कि LLD का रोड मैप कहीं नहीं है। जैसे DSA अगर मुझे करना है तो इतने सारे वेबसाइट्स है, इतना सैचुरेटेड है DSA। तो DSA अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ ना, तो सही सोल्यूशन मुझे पता होगा कि ये सोल्यूशन है। लेकिन LLD का सही सोल्यूशन मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मैं कोई यूट्यूबर से भी पढ़ूंगा या कोई डॉक्यूमेंट भी देखूंगा, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट में गलत लिखा हो और मैं गलत पढ़ लूँ एंड उससे मैं गलत समझ लूँ। लेकिन मुझे सही समझने के लिए क्या करना होगा? आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है. सो LLD अगर किसी को भी सीखना है तो उसके लिए फर्स्ट रिक्विजिट ये होती है दैट यू शुड अंडरस्टैंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीन कोडिंग. सो लेट्स से एक कॉलेज का बच्चा एक कंपनी ज्वाइन करता है, तो what happens in his initial few months is when he raises code reviews, he gets lots of comments. बहुत सारे comments मिलते हैं, like rename this variable in this manner, break this function into multiple different functions, give this function a better name. So all these things are called as clean coding principles, which are very easy but very useful in general. तो सबसे पहले तो उसका आइडिया होना चाहिए.
उसके बाद you should have a command over any language that supports the 4 pillars of OOPS. लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है कि 4 pillars of OOPS जावा में सीखे हैं तो इट्स ऑल अबाउट जावा, वी विल डू LLD इन जावा, बट ऐसा नहीं है. एनी लैंग्वेज इन विच यू कैन राइट सम कोड विच डेमॉन्स्ट्रेट्स एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस इज गुड टू गो. तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ऐसा एक लैंग्वेज पकड़ो एंड हैव अ गुड कमांड ओवर दैट लैंग्वेज. Once you have that, then you can go ahead and explore the most important thing, which is called as solid principles. So these are 5 different design principles which you should understand not just by definition, but you should actually look at some code snippets to figure out that yeah, इस code में let's say interface segregation principle violate हो रहा है, इस code में open closed principle follow हो रहा है. So you should know about all those principles so that you can appreciate them and you should know them in depth. Once you know those, uske baad you can get started with some simple case studies. For example, you can try building a game of let's say a snake and ladder, or you can try building a coffee vending machine. So you have certain use cases and then just get started because now you have studied OOPS, so you can write some classes and then you can just try your best to make sure whether your classes and the relationships between them are following the solid principles or not. Okay, in this process you will discover a lot of things. You will find out that there are certain patterns which you end up repeating at different case studies. Those patterns are called as design patterns. So that is the final thing. That is the, I would say, a very practical thing which is used by senior developers in different companies. You might have heard that your senior saying that hey, इस कोड में आइट्रेटर पैटर्न लगा दो या इस कोड में डेकोरेटर पैटर्न लगा दो. तो देयर अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो very important. But again, like if you study DSA, तो यू डोंट जस्ट गो अबाउट स्टडिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, यू ऑल्सो लर्न कहाँ किसे अप्लाई करना है. तो वैसा ही डिज़ाइन पैटर्न्स में भी है. यू शुड नो कि कहाँ पे स्ट्रैटेजी पैटर्न अप्लाई होना है, कहाँ पे ऑब्जर्वर पैटर्न अप्लाई होना है. सो all that knowledge is very important. Once you are equipped with all these knowledges, then you can again start practicing some more case studies jahan pe you can apply these design patterns, design principles, and see a drastic difference between how you used to write your code and how you write them now. ओके, तो ये काफी अच्छा पॉइंट था कि आप पहले एक लैंग्वेज सीखो. कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, C++, जावा, पाइथन. उसके बाद उसका बेसिक सीखो, जैसे सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है, ये सब आप बेसिक्स देखो. एंड वो बेसिक्स देखने के बाद आपको पता रहेगा कि ये होता क्या है. उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड वो सॉल्व अगर हो रहा है, आप वो देखो कि फिर आप यूट्यूब वगैरह किसी चीज को भी रेफर कर रहे हो, फिर आप एक कॉन्ट्रास्ट देखो कि अच्छा मैं तो ये पैटर्न लगा रहा था लेकिन उधर ये पैटर्न मेंशन है, फिर आप उसको कंपेयर करो. ऐसे सीखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी XYZ यूट्यूबर भैया दीदी किसी का भी फॉलो करके आप LLD सीख जाओगे. हो सकता है वो सही पढ़ा रहे, हो सकता है गलत पढ़ा रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट द राइट लर्निंग. क्योंकि DSA में तो आप राइट लर्निंग कर लोगे, लेकिन LLD और HLD में राइट लर्निंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. तो अब हम चलते हैं कि LLD जो प्रिपेयर करते हैं एंड उसके लिए क्या देखना चाहिए, क्या मटेरियल्स है. एंड आपने जब स्टार्ट किया होगा, जैसे एक कॉलेज फ्रेशर होता है या 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस, मेरे को LLD का उतना आइडिया नहीं है, मेरे को थोड़ा डर लगता है. जैसे DSA मैं कंफर्टेबल हूँ कि DSA तो पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, लीड कोड वगैरह से पढ़ना है. लेकिन मुझे LLD थोड़ा मेरे को लगता है कि यार पता नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैं सॉल्व ना कर पाऊंगा इंटरव्यू में. तो आप बताओगे कि कुछ केस स्टडीज या कुछ रिसोर्सेज जो ये कर लेना चाहिए बेसिक, जिससे आगे हेल्पफुल हो जाए. सबसे पहले तो डर इसलिए लगता है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू हैक द इंटरव्यू, who try to somehow get a list of 5 to 10 different case studies from somewhere and then they expect कि उन्हें जो सवाल मिले वो वैसा ही कोई सवाल हो या वही सवाल हो. But this is not how it works. First requirement is you have to be truly passionate about low level design. You have to explore कि अगर तुमने एक कोड लिखा है जहाँ पे लो लेवल डिज़ाइन प्रिंसिपल से अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग में भी फील होते हैं. Okay. It's not just about readability and extensibility. So once you have that curiousness inside you, then you get an intent
टू एक्सप्लोर द टॉपिक इन डेप्थ. और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहला जो रिसोर्स है दैट इज़ एनी लैंग्वेज. लाइक किसी भी कॉलेज में, हर कॉलेज में किसी न किसी सेमेस्टर में ऊप्स पढ़ाया जाता है. तो वॉट एवर बुक यू फॉलोड, नो मैटर वॉट इट इज़, जस्ट गो थ्रू इट अगेन and make yourself super comfortable at the knowledge of oops. उसके बाद the 5 design principles which I said, solid design principles, उसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. You can just Google it. You can look at so many example codes where single responsibility, open closed, list scope substitution, all of them are being honored, right? और वो करने के बाद what you can do is that again you can there are a lot of interview experiences out there on internet, so you can find out that what kind of questions are very frequently asked in low level design round, and I'm pretty sure you will find something like design a parking lot or design a game of chess or something like that. तो वैसा एक क्वेश्चन ले लो और उसे खुद से कोड करने की कोशिश करो. Okay, once you have done that, get it reviewed by somebody. Get it reviewed by somebody who you know is good at design. उनके फीडबैक लो और उस फीडबैक को एक बार इनकॉर्पोरेट करो. दिस इज the general way how you learn things. However, there is one more book. That book I remember, it's called as Head First Design Patterns. So if you're curious, you can go ahead and look at that book. It mentions different design patterns in a very elegant manner, but that might not be enough because that will give you a true understanding of design patterns. But when it comes to case studies, there is some amount of experience and acumen which is needed. आई थिंक काफी अच्छा पॉइंट था ये कि आप पहले केस स्टडी सॉल्व करो एंड फिर रिव्यू करवाओ कोई सीनियर बंदे से जिसको वो आता हो. ऐसा नहीं कि भाई किसी और से रिव्यू करा लिया जिसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है. आप ऐसे रिव्यू कराओ कि जिसको आता है एंड उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, सजेशंस मिलेगा जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो. तो ये काफी अच्छा पॉइंट था. एंड हेड फर्स्ट ये काफी अच्छी बुक है अगर आपको सिस्टम डिजाइन देखना है, लेकिन ये बेसिक्स सॉल्व करता है. आप बेसिक्स वगैरह आप आराम से क्लियर कर सकते हो इसमें से. और अगर आपको प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतना आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये सारी चीजें ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे करना चाहिए. और एक एलएलडी का क्या कोई फॉर्मेट होता है क्या कि इंटरव्यू में मैं इस फॉर्मेट में बोलूंगा, पहले क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल क्लासेस, ये सब बोलना होता है क्या? कुछ फॉर्मेट होता है क्या? आप इसके बारे में बताओगे? Yes, of course. तो LLD इंटरव्यू जो होते हैं दे आर intentionally kept very open-ended. So, for example, your interviewer will come to you and your interviewer will tell you that, hey, design an in-memory MySQL for me. Now, this is something which is very, very abstract. ये काफ़ी abstract है. तो यहाँ पे you have to stand up and you have to ask certain clarifying questions. You have to ask that, okay, what are the different use cases? मुझे क्या क्या use cases cover करना है? So you just list down those use cases. After you have listed down those use cases, the first mistake that people do is they immediately start writing different independent classes and interfaces. इस तरीके से वो अपना जर्नी शुरू करते हैं. This is also called as bottom top approach. तो बॉटम टॉप अप्रोच में लोग क्या करते हैं कि सारे एंटिटीज आइडेंटिफाई करेंगे. लेट्स से इन मेमोरी माई सीक्वल की बात की तो किसी ने बोला कि ओके, एक एंटिटी डेटाबेस होगा, एक एंटिटी टेबल होगा, टेबल में आई विल हैव रो एंड देन कॉलम. तो इस तरीके से वो ढेरों क्लासेस लिखते हैं and then they end up realizing that they are not able to stitch those classes together and create a functional experience out of them. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने different classes तो लिख दिए, but now they are just not able to make it work correctly. They are not able to make it run functionally well. In an attempt to do so, they have to make lot of changes in different classes. और जब वो वैसा करते हैं then everything goes for a toss. By that time interview is over. So it's something which never works out. In general, it doesn't work out. Bottom top approach generally I believe is a senseless approach. The approach which makes much more sense is top bottom approach. You imagine yourself as a full stack developer who knows कि कहाँ से डेटा आ रहा है, वो डेटा किस टाइप का आ रहा है. Now imagine every function that you write is just like an API. Okay? और फिर वहाँ से सोचना शुरू करो कि इस API के पास डेटा आया. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिजनेस लेयर वेयर इट विल गो टू. उस बिजनेस लेयर में क्या डिज़ाइन पैटर्न मुझे इंट्रोड्यूस करना है.
हमारा डेटा एक्सेस लेयर कहाँ पे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. सो व्हेन यू थिंक इन दिस लेयर्ड मैनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग विच रन्स फंक्शनली वेल. एंड यू नो, ये डिज़ाइन पैटर्न्स और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हैं, दे आर टू बी अप्लाइड रिएक्टिवली रादर देन प्रोएक्टिवली. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, कुछ लोग सवाल सुनते हैं, अब उन्होंने पहले से लेट्स से बिल्डर पैटर्न सीख रखा है, तो उसे डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो ज़बरदस्ती वहाँ बिल्डर पैटर्न लगा देते हैं. नाउ दैट इज समथिंग विच शुड नेवर बी डन. यू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ ब्रूट फोर्स मैनर एंड देन यू रियलाइज कि यहाँ पे I am losing out on something. I am losing out on extensibility. So I'll use this design pattern. यहाँ पे there is a use case of publishers and subscribers. So I'll use observer pattern. So this is something which gives your interviewer a clue about you that hey, you are engineering the solution on the fly. You are applying things reactively rather than proactively. तो ये तरीका होता है. ये काफी अच्छा पॉइंट था. मतलब आपने काफी सारे पॉइंट जो कवर करा है, बहुत अच्छा पॉइंट है. जैसे पहला पॉइंट मुझे काफी जो अच्छा लगा वो था कि आप ये पूरा LLD जो है उसको एज अ टॉप डाउन अप्रोच देखो. लोग बॉटम अप अप्रोच देखते हैं तो वो गलत अप्रोच होता है एंड उससे आप राइट सोल्यूशन पे नहीं आ पाते हो. फिर आप जो सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछो. राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू में. लोग वो मिस कर जाते हैं कि राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि एक माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई मुझे ये पैटर्न पता है, मैं ये पैटर्न से कर दूंगा. एंड ये काफी अच्छी बात थी कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में हमेशा, क्योंकि मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी बड़ी कंपनीज में भी दिया है इंटरव्यूज और मैंने क्रैक करा है. तो बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस मुझे भी मिले हैं. तो मैं बताऊंगा कि ये इन जनरल होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है, आपको पूछना पड़ता है राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, फिर आप एक कंक्लूजन पे आते हो. तो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन लेयर, फिर बिजनेस लेयर, ये सब आपको उधर से डेमोन्स्ट्रेट करना होगा. तो ये काफी सारे अच्छे पॉइंट्स थे कि आप कैसे करोगे LLD एंड क्या क्या चीजें करनी चाहिए. आप ये बताओगे कि LLD में ये क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है और क्या सारे मिस्टेक्स करते हैं लोग, क्योंकि आपने 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, मेंटर कर रखा है. तो आप ये बताओगे कि क्या जनरल मिस्टेक्स होता है. एक बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि पीपल फील दैट hey, LLD is all about writing different classes. ऐसा नहीं है. As I had said in the beginning, LLD is about making sure that your code is readable and extensible. अगर ऐसा है तो वो एक maintainable system भी कहलाएगा, which is the third thing basically. तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें एकदम स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि जो भी कोड हम लिख रहे हैं उस कोड में एक्सटेंसिबिलिटी के टच पॉइंट्स क्या हैं. उन टच पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और उन पॉइंट्स पे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स या पैटर्न्स लगाओ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम. ठीक है, उस सिस्टम में यू फिगर्ड आउट दैट देयर इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ पेमेंट्स, राइट. नाउ यू फिगर आउट दैट देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स. सो देयर इज़ अ मोड ऑफ पेमेंट थ्रू UPI, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू कार्ड एंड सो ऑन एंड ऑन. तो एक तो तरीका ऐसा हो सकता है कि यू राइट स्विच कंडीशंस. You write switch cases or you write if-else conditions. Now that is definitely not a great design, right? तो यहाँ पे you will identify that hey, here I have to abide by open closed principle. I'll use an interface or I'll use an abstract class. तो इस तरीके से एक्सटेंसिबिलिटी के टच पॉइंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पे राइट इंटरफेसेस लाने होते हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ़ यू ब्लाइंडली जस्ट ब्रेक your use cases into different classes, you might not be able to actually develop an extensible system. दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि लो लेवल डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है टू मेक योर कोड वेरी वेरी टेस्टेबल. आपका कोड काफ़ी टेस्टेबल हो. सो लॉट ऑफ द टाइम्स even in industries you see that unit tests, they are very painful. They contain libraries like Power Mockito and all, where they have to mock statics, they have to mock ये बोलना चाहूंगा कि पावर मॉकेटो यूज नहीं करना चाहिए. स्टैटिक्स को कभी मॉक नहीं करना चाहिए, वो बहुत बैड प्रैक्टिस होता है. Exactly. So that happens. See, bad unit test is just I would say is just a repercussion of badly designed class. अगर एक नीट एंड क्लीन क्लास हो तो उसका यूनिट टेस्ट भी नीट एंड क्लीन ही होगा.
ठीक है. तो व्हेन यू आर writing something, so you know a lot of developers these days they follow test driven development also. वो पहले यूनिट टेस्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर वो क्लास लिखते हैं. तो like when you are attempting a low level design problem, or when you are designing when you are doing low level design at your organization in general, what I would recommend is that, going back to my first point, figure out the points of extension. वहाँ पे आप interfaces या abstract classes इन सारी चीज़ों को लाओ. And second thing, also look from the testability perspective, कि जो आप लिख रहे हो उसको टेस्ट करना आसान होगा या फिर नहीं होगा. Never be in a rush of creating multiple classes. Or I have seen a lot of people creating different enums. So when you create different enums, you are bound to have different switch cases for them, right? Similarly, if you end up writing a code jahan pe you are doing a lot of typecasting, that is also not a great practice, because if your code is dependent upon concrete classes, then that basically that violates the basic design principles. So these are things that you should definitely watch out for. राइट, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स थे कि एक्सटेंसिबिलिटी को मैटर करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे कोड में क्या होता है कि मैंने डिज़ाइन का इंटरव्यूज़ दिया है तो उसमें बोलते हैं कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया आपने, अगर इसका एक यूज़ केस हम टर्न अराउंड कर दें कि हम एक और यूज़ केस डाल दिए इस प्रॉब्लम को, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. तो वो एक्सटेंशन पे ही आता है कि आपके पास अगर एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. लोग वो पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए ही सॉल्व करते हैं. तो इंटरफेसेस क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब बनाना, क्योंकि मॉड्यूलर भी करना है आपको कोड. तो गुड नेमिंग प्रिंसिपल्स भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया. एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक LLD डिज़ाइन राउंड देख रहे हो, ये बेसिक गलतियां होती है, इसलिए LLD डिज़ाइन आपको लगता है कि मुश्किल है. आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आई थिंक मुश्किल नहीं लगेगा. LLD और मशीन कोडिंग में भी यही सारी चीज़ें होती है. तो मशीन कोडिंग और LLD में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, और कुछ कंपनीज मशीन कोडिंग पूछती है और ऐसा क्यों होता है? So ये जो दो terms हैं LLD and machine coding, in lot of companies they are used interchangeably. So there are so many interviews जहाँ पे interviewer would not be interested in looking at your code. Interviewer will just be interested at some skeletons. Like आप सिर्फ इतना बता दो कि ये interface होंगे, इसके ये implementation होंगे, कोई एक implementation आप कर दो. That should be good enough. And in a lot of other interviews they might be even okay with pen and paper thing, कि आप pen and paper पे बता दो कि ये entities हैं, ये interfaces हैं, and this is how they are related. आप इस particular implementation के लिए ये design pattern use करोगे. मशीन कोडिंग राउंड में यूजुअली क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट एंड टू एंड कोडिंग. आपको कोड लिखना पड़ेगा, और वहाँ पे इन एडिशन टू जस्ट इवेलुएटिंग योर डिज़ाइन स्किल्स बहुत सारे इंट्रिकेट चीज़ें भी लाई जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी चैलेंज्ड ऑन योर कॉन्करेंसी स्किल्स. हो सकता है कि आपका जो कोड आपने लिखा है इट वर्क्स वेल in a single threaded environment, but now your interviewer says that hey, what if we want to spawn multiple threads? कोई issue हो सकता है क्या, race conditions, memory issues कुछ हो सकते हैं क्या. तो ये भी एक बहुत बड़ा attribute होता है machine coding rounds का in general. काफी राइटली आंसर्ड है. एक कंपनी बताना चाहूंगा, रूब्रिक एक कंपनी है, उसका मल्टी थ्रेडेड राउंड होता है. तो उसमें यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कॉन्करेंट कैसे सॉल्व करोगे थ्रेड्स. ये कंपनी पैसा बहुत देती है SD1s को, एंड ये सारे क्वेश्चंस पूछती है. तो ये सारे क्वेश्चंस भी आना चाहिए आपको, इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए. एंड लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट ये होता है कि LLD, क्योंकि C++ में DSA करते हैं बहुत लोग कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं इंपोर्ट्स वगैरह लाइब्रेरीज की वजह से. बट अगर मैं बताऊं तो सिस्टम डिज़ाइन जो या LLD जो है वो जावा में ज़्यादा हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं या जावा में ज़्यादा सुनते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, और C++ में मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? सबसे पहली बात कि आज के डेट में भी जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेज हैं, आई वुड से ऑलमोस्ट 65 to 70% दे यूज़ जावा. तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स आज के डेट में हैं जो जावा बैकग्राउंड से आते हैं. इट्स नॉट राइट टू से कि जावा बैकग्राउंड से आते हैं, जावा में उन्होंने काम बहुत किया है, दैट्स इट. तो दे माइट हैव सम अदर बैकग्राउंड्स ऑल्सो, उन्हें बाकी लैंग्वेजेस भी आते होंगे, बट जावा
में उन्होंने काम किया है उसमें डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किया है, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने अपने ब्लॉग्स में जावा यूज़ किया है या फिर अपने वीडियोस में जावा को यूज़ किया है। बट एज आई सेड, ऐसा कोई भी लैंग्वेज आप ले लो जिसमें आप कुछ कोड लिख सकते हो जो एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करे, एग्जाम्प्लीफाई करे, तो उसमें आप लो लेवल डिज़ाइन ईजिली कर सकते हो। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि जावा में आपके पास इंटरफेस है, सी प्लस प्लस में तो है ही नहीं। तो माई आंसर वुड बी कि चलो इंटरफेस नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है। So what you can reap through interface, almost similar sorts of things you can reap through abstract class also. So these things are just the constructs, interface, abstract class, जो भी आप बोलो, these things are just the constructs. जो pillars हैं वो abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance, यही 4 चीज़ें हैं। तो एज लॉन्ग एज कोई लैंग्वेज इन्हें सपोर्ट करती है, आप उस लैंग्वेज में ईजिली लो लेवल डिज़ाइन कर सकते हो। बट इफ़ यू आस्क मी दैट आई एम अ बिगिनर and I want to start learning LLD, then I would always recommend that get started with Java because it is much more conducive based on my experience. ओके, बहुत राइटली सेड है ये भी कि लैंग्वेज डिपेंडेंट कुछ नहीं होता है। सी प्लस प्लस में भी आप कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, लेकिन जावा में प्रेफर्ड रहता है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं बैक एंड में काम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली जावा, गोलैंग ये सब में काम करते हैं, तो जावा में कर देते हैं। बट आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लैंग्वेज से करना है। थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।